It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. जब पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया, तो एक बार फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया पाकिस्तान बलूचिस्तान का मुद्दा। लेकिन पहला सवाल तो ये उठा कि BLA ने जाफर एक्सप्रेस को ही क्यों चुना। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा से पेशावर के बीच चलने वाली सबसे अहम ट्रेन है। इस रूट से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलता है। इस ट्रेन से अक्सर सैनिक, सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी यात्रा करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे में BLA ने काफी सोच विचार कर इस ट्रेन को निशाना बनाया ताकि सरकार पर आसानी से दबाव बनाया जा सके। लेकिन आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाहती क्या है और क्यों ये मुद्दा पाकिस्तान में अक्सर गर्मा जाता है? ये संघर्ष कहां से शुरू हुआ और क्यों पाकिस्तान सरकार इसे कुचलने की कोशिश कर रही है? आइए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इतिहास से वाकिफ हैं, वो जानते होंगे कि ये घटना सिर्फ एक और एग्जाम्पल है इस बात का कि बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन कितना गहरा और पुराना है। पाकिस्तान के 4 प्रांत या प्रोविंसेस हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इनमें से बलूचिस्तान सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, जो पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बनने की डिमांड करता रहा है और इसी वजह से ये रीजन हमेशा से अशांति और विकास की कमी का शिकार रहा है। तो मामले को समझने के लिए पहले इस गाड़ी को रिवर्स गियर में डालते हैं और चलते हैं साल 1947 में। बेसिकली बलूचिस्तान की बगावत की जड़ें 1947 में पाकिस्तान बनने के वक्त से ही जुड़ी हुई हैं। एक समय था जब बलूचिस्तान 4 प्रिंसली स्टेट्स में बटा था: कलात, खारान, लसबेला और मकरान। इन प्रिंसली स्टेट्स या रियासतों के पास 3 ऑप्शंस थे: या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, या फिर पाकिस्तान से जुड़ जाएं, या फिर आजाद रहें। 3 रियासतें जिन पर मोहम्मद अली जिन्ना का असर था, उन्होंने पाकिस्तान में मिलने का फैसला कर लिया। लेकिन कलात के शासक मीर अहमद यार खान, जिन्हें खान ऑफ कलात भी कहा जाता था, उन्होंने आज़ादी का रास्ता चुना। खान ऑफ कलात ने 1946 में जिन्ना को अपना लीगल एडवाइजर भी बनाया था ताकि वो ब्रिटिश क्राउन के सामने उनका केस लड़ सके। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें लॉर्ड माउंटबैटन, नेहरू और खुद जिन्ना मौजूद थे। इस मीटिंग में जिन्ना ने कलात की आज़ादी का समर्थन किया और यहाँ तक कहा कि खारान और लसबेला को भी कलात के साथ मिलकर एक पूरा बलूचिस्तान बनाया जाए। कलात ने 15 अगस्त 1947 को खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 12 सितंबर को एक मेमो जारी कर दिया कि कलात एक सॉवरेन देश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। इसके बाद अक्टूबर 1947 में जब जिन्ना और खान ऑफ कलात की मीटिंग हुई तो जिन्ना ने कलात से पाकिस्तान में जल्द से जल्द विलय करने को कहा, लेकिन खान ऑफ कलात ने इससे साफ इनकार कर दिया और भारत समेत कई जगहों से मदद मांगने की कोशिश की। जब कहीं से मदद नहीं मिली तो मजबूर होकर उन्होंने हार मान ली। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूच तट पर पहुंच गई और खान ऑफ कलात को जिन्ना की शर्तें माननी पड़ी। हालांकि खान ऑफ कलात ने दस्तावेज पर साइन कर दिए, लेकिन उनके भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला आर्म्ड रिबेलियन छेड़ दिया। ये विद्रोह जल्दी दबा दिया गया, लेकिन इससे बलूच राष्ट्रवाद की नींव पड़ गई। इस तरह 226 दिन तक आजाद रहने के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला दिया गया। जनता की मर्जी से नहीं, बल्कि जिन्ना की चाल और पाकिस्तान की सेना के दम पर। यही धोखा और पिछले 75 सालों से बलोच जनता और उनके संसाधनों का शोषण आज भी बलोच लोगों के सशस्त्र संघर्ष की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। तब से बलूचिस्तान ने विद्रोह के 5 बड़े फेजेस देखे हैं,
यानी बलूचिस्तान ने अब तक 5 बड़े अलगाववादी विद्रोह देखे हैं। पहला तो यही विद्रोह 1948 में जो हुआ, जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया तो खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। हालांकि ये आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्द ही दबा दिया गया। दूसरा और तीसरा विद्रोह 1958-59 और 1962-63 में हुआ। 1958 में पाकिस्तान ने 1 यूनिट स्कीम लागू की, जिससे बलूचिस्तान की ऑटोनॉमी पूरी तरह खत्म हो गई। इसका विरोध करते हुए बलोच नेता नवाब नौरोज खान ने विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तानी सरकार ने पहले समझौते का वादा किया, लेकिन बाद में धोखा देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके 5 बेटों को फांसी दे दी गई। इसके बाद 1962-63 में एक और विद्रोह भड़का, लेकिन इसे भी सेना ने दबा दिया। चौथा विद्रोह हुआ 1973 से 77 के बीच। 1970 में जब 1 यूनिट स्कीम खत्म कर दी गई और बलूचिस्तान को आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का चौथा प्रांत घोषित किया गया, तब भी बलोच लोगों का असंतोष कम नहीं हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश में, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, इसने पाकिस्तान से आजादी हासिल की, तो इसका असर बलूचिस्तान तक पहुंचा। नेशनल आवामी पार्टी के नेताओं ने भी ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग उठाई, लेकिन जब प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन मांगों को खारिज कर दिया तो विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। फिर 1973 में भुट्टो ने बलूचिस्तान की अकबर खान बुक्ती सरकार को बर्खास्त कर दिया और ये दावा किया कि इराकी दूतावास में बलूच विद्रोहियों के लिए हथियारों का जखीरा मिला है। इस बहाने से उन्होंने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सेना ऑपरेशन छेड़ दिया। यानी 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने बलूचिस्तान में आर्म्ड रिबेलियन के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान की सेना ने इस दौरान हजारों बलूच नागरिकों को मारा और गांवों पर बमबारी की। इस संघर्ष को खत्म करने के लिए 1977 में आम माफी दी गई और सेना ने बलूचिस्तान से हटने का फैसला लिया। इसके बाद बलूचिस्तान में 4 साल तक जबरदस्त सशस्त्र संघर्ष चला, जिसे चौथा बलूचिस्तान संघर्ष कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संघर्ष में मारी, मेंगल और बुक्ती कबीलों से करीब 55,000 बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान की 80,000 सैनिकों वाली फौज से मुकाबला किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बलोच गांवों पर बमबारी की, जिसमें हजारों आम बलोच नागरिक मारे गए। हालात इतने खराब हो गए कि ईरान को डर लगने लगा कि कहीं बलोच राष्ट्रवाद उनकी सीमा में ना पहुंच जाए। इसी डर से ईरान ने पाकिस्तान को सेना की मदद दी। आखिरकार 1977 में जनरल जिया उल हक ने सैन्य तख्ता पलट करके भुट्टो को सत्ता से हटा दिया। इसके बाद बलोच लड़ाकों को माफी दी गई और सेना को वापस बुला लिया गया, जिससे ये संघर्ष खत्म हुआ। 5वां विद्रोह 2004 में शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। इस बीच 2006 में बलोच नेता नवाब अकबर बुक्ती को पाकिस्तान की सेना ने मार दिया, जिसके बाद से अलगाववादी संघर्ष और तेज हो गया। इसी दौर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन उभरे और कई बार पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी परियोजनाओं पर हमले किए। तो सवाल ये है कि आखिर बलोच लोग चाहते क्या हैं? प्रॉब्लम क्या है? बलूचिस्तान के लोगों की एक शिकायत ये है कि बलूचिस्तान में पेट्रोल, गैस, तांबा, सोना और यूरेनियम जैसे कई महत्वपूर्ण संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन इस प्रांत की इकोनॉमी आज भी पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से पिछड़ी हुई है। बलूच लोगों का कहना है कि उनके संसाधनों का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उन्हें ही इसका कोई लाभ नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है, लेकिन वहाँ के ज्यादातर घरों में खुद गैस की सप्लाई नहीं है। दूसरी चीज यह है कि ग्वादर और CPEC बलूचिस्तान का नया दर्द बन गया है। जी हाँ, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें ग्वादर पोर्ट सबसे अहम भूमिका निभाता है। CPEC को पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए क्रांतिकारी बताया जा रहा है, लेकिन बलोच अलगाववादियों को लगता है कि इससे उनका और शोषण होगा। BLA जैसे संगठन ग्वादर पोर्ट को चीन और पाकिस्तान का कॉलोनाइजेशन मानते हैं और इसलिए चीन के इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट साइट्स पर कई बार हमले कर चुके हैं। तो यही सब वजह है कि बलूचिस्तान में आज भी अलगाववादी संघर्ष जारी है और इसी कड़ी में BLA ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया और सेना के कई अधिकारियों को मार दिया।
इससे साफ है कि ये संघर्ष अब भी जीवित है और किसी भी समय और बड़ा रूप ले सकता है। हालांकि पाकिस्तानी सेना बलोच अलगाववादियों को कुचलने के लिए एंटी टेरर ऑपरेशंस चला रही है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, जैसे बलोच कार्यकर्ताओं का अपहरण, जबरन गुमशुदगी और फेक एनकाउंटर जैसी घटनाएं सामने आई हैं। अब समझते हैं कि बलूचिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है। बलूचिस्तान का संघर्ष सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान बार बार भारत पर आरोप लगाता है कि वो बलोच अलगाववादियों को समर्थन दे रहा है। भारत के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बलूचिस्तान की जनता के साथ हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर मोदी सरकार पहले चिंता जता चुकी है। 2016 में गणतंत्र दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण में बलूचिस्तान और गिलगित के लोगों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी। इसके साथ ही बलूचिस्तान के लोग लगातार भारत से समर्थन की उम्मीद भी जताते रहे हैं और इसी वजह से सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आजाद होकर बलूचिस्तान भारत में मिलेगा। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप में कई बलोच एक्टिविस्ट्स पाकिस्तान की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन पर संज्ञान लिया जाए। तो बलूचिस्तान का भविष्य क्या होगा? बलूचिस्तान और पाकिस्तान का संघर्ष एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। बलूच लोग दशकों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसे हमेशा दमन के जरिए हल करने की कोशिश करती आई है, रिप्रेशन के जरिए। अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों की समस्याओं को हल करना चाहता है तो उसे केवल मिलिट्री एक्शन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे बलूच लोगों को उनके रिसोर्सेज पर अधिकार देना होगा, उनके लिए विकास की नीतियां बनानी होंगी और उन्हें पाकिस्तान का बराबरी का नागरिक मानना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बलूचिस्तान का संघर्ष और भड़केगा और पाकिस्तान के लिए ये हमेशा एक सिरदर्द बना रहेगा। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. तो इस मामले पर आपकी क्या राय है? Let us know in the comment section and keep watching Switch.